दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर इसरो का है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम का है। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन का पेपर है दोस्तों। 21 फरवरी 2015 का ये पेपर है। दोस्तों इसरो के बहुत सारे प्रीवियस पेपर पहले से भी चैनल पर अपलोड है। इसरो पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पेपर्स को ज़रूर देखें। दोस्तों इस पेपर में कुल 60 क्वेश्चन है, जिनमें से कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन है, उनको छोड़ दीजिए। हम थ्योरी के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आंसर नहीं दे रखा है, हम प्रत्येक क्वेश्चन पर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कैसे आया। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। चैनल पर नए हो या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट जब भी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। यूट्यूब पर जो भी अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन आपको उसका मिलेगा। सभी क्वेश्चंस आज के इस पेपर का आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ भाई ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आज वो भी इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पावर फैक्टर सुधारने वाले कैपेसिटर को हम कैसे रेटेड करेंगे, यानी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी किस में व्यक्त करेंगे जब वो पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हमें रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। रिएक्टिव पावर की जो इकाई होती है वो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी VAR, KVAR, MVAR हो सकती है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। सिंक्रोनस कंडेंसर यानी सिंक्रोनस मोटर जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम काम में लेते हैं तो वो भी KVAR में ही रेटेड होती है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर भी KVAR में होता है, लेकिन एक साधारण कैपेसिटर की कैपेसिटी पर हम बात करें तो वो कैपेसिटी उसकी फेरेड में होती है और ज़्यादातर माइक्रोफेरेड में कैपेसिटर होते हैं। यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। सामान्यतः फेरेड में होती है, पावर फैक्टर सुधारता है KVAR में होती है। ये KVA जो है ये आभासी शक्ति यानी अपरेंट पावर की यूनिट होती है। किलोवाट जो है ये रियल पावर या एक्टिव पावर यानी सक्रिय या वास्तविक शक्ति की इकाई है। KWH इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट तक चार्ज किया गया 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कितना आवेश अपने अंदर एकत्रित करेगा। दोस्तों कैपेसिटर में आवेश ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, यानी कैपेसिटी इंटू वोल्टेज। देखिए कैपेसिटी है 4 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज है 100 वोल्ट, 400 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर भी डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि हम वायर के को दोगुना करते हैं तो प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। यानी दोगुना करने से दोगुना, सीधी सी बात है, हमें समानुपाती का रिलेशन पूछा जा रहा है। दोस्तों प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विद साइड ए। क्यूब हम लोग हिंदी में बोलते हैं घन। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है यदि उसकी भुजा ए हो। दोस्तों घन में 6 पृष्ठ होते हैं और इसके लिए जो मैथ में फॉर्मूला रहता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी हम लोग क्वेश्चन का आंसर ए कर देंगे, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि RL सीरीज सर्किट में टाइम कांस्टेंट कैसा होता है। दोस्तों RL सीरीज यानी इंडक्टिव सर्किट हो गया। इंडक्टिव सर्किट के लिए समय नियतांक होता है L/R, यानी इंडक्टेंस हेनरी में कितना है, रेजिस्टेंस ओम में कितना है। कहते हैं कि एक RL सर्किट में यदि प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो समय नियतांक घटता है, जबकि कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट RC होता है, यानी R इंटू सी। मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो इंडक्टर का समय नियतांक घटता है, जबकि कैपेसिटर का समय नियतांक बढ़ता है।
इंडक्टर का समय नियतांक होता है कि वो 63.2% धारा अपने प्रारंभिक मान का ग्रहण कर लेती है। कैपेसिटर के लिए होता है कि 63.2% अपने अंतिम मान का वोल्टेज वो ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन अपना प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। पावर फैक्टर कितना होगा? प्योर रेजिस्टिव का इकाई होता है, प्योर कैपेसिटिव और इंडक्टिव का 0 होता है। अगला अपना क्वेश्चन है हीटर 230 वोल्ट 1000 वाट सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। ये 230 वोल्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हमेशा ध्यान रखिएगा, सप्लाई में दी गई वोल्टेज सदैव आरएमएस मान होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, प्रभावी मान या इफेक्टिव वैल्यू भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है परिपथ का कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटता है। क्वेश्चन का आंसर ए करेंगे, डिक्रीज, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है कि 0.01 एम्पीयर किसके बराबर है? देखिए माइक्रो जो है इसमें होती है 10⁻⁻⁶। हम सबको डिवाइड करके देख सकते हैं किस में भाग देने से आएगा। देखिए ये डी ऑप्शन जो है इसमें अगर हम -6 इस माइक्रो की जगह देखते हैं तो 4 जीरो ये हो जाएगी, एक ये 5 और दूसरी 6 यहाँ पर, यानी सीधी सी बात ये है कि डी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि इस एम्पियर को हम माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इकाई देखिए कैसे ले जाएंगे। जब हम एम्पियर से माइक्रो एम्पियर करते हैं तो उस समय उसी संख्या से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइक्रो में 10 की संख्या 10⁻⁻6 था, तो अब हम इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.1 को यदि हम 10⁻6 यानी इससे मल्टीप्लाई करें तो ये अपने पास संख्या क्या बनेगी? डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल इन रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, यानी एक षटभुज है उसके सभी अंतःकोणों का मान कितना है? 720 होगा, क्योंकि हेक्सागोन यानी षटभुज है तो 6 भुजाएं हैं एक तरह से, प्रत्येक एंगल इसका 120 डिग्री का बनता है, इसलिए टोटल जो कोण बनता है वो कितने का बनेगा? 720 डिग्री का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आरएलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट में करंट का मान कितना होता है? देखिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है। जब इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है तो आई मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि आई बराबर V/Z होता है। क्वेश्चन के लिए आंसर अपना ए रहेगा, मैक्सिमम। परिपथ रेजोनेंस तब होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, यानी XL XC का मान बराबर हो तो परिपथ रेजोनेंट कहलाता है। ऐसे समय में परिणामी प्रतिघात है यानी X की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए R और Z यानी रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस बराबर होते हैं। इम्पीडेंस न्यूनतम कहलाता है और धारा अधिकतम होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन उच्च स्टार्टिंग टॉर्क किस डीसी मोटर से मिलता है? सीरीज मोटर का सबसे अधिक होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एक जनरेटर जिसकी नो लोड वोल्टेज 230 वोल्ट, फुल लोड वोल्टेज 200 वोल्ट है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा? देखो जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। दोस्तों याद रखिएगा, गति रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन ये हमेशा निर्धारित गति पर ही होते हैं, निर्धारित मान पर ही होते हैं। अब रेटेड वोल्टेज जो भार पर हमें मिलनी चाहिए रेगुलेशन उसी के सापेक्ष होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या बनेगा अपने पास? 230 माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 100, यानी 30/200 आएगा। हल करेंगे उत्तर आएगा 15%। क्वेश्चन का आंसर अपना होगा सी। ट्रांसफॉर्मर में तेल का काम क्या है? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कूलिंग और इंसुलेशन देता है, यानी ठंडा करने का काम भी करता है, साथ में अचालक बनाए रखने का काम करता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल का ल्यूब्रिकेशन कोई मतलब नहीं होता है। ल्यूब्रिकेशन वहाँ देते हैं जहाँ पर घर्षण होता हो, जबकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट है नहीं, इसलिए घर्षण होता ही नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर में हमें ओपन सर्किट टेस्ट
रेटेड वोल्टेज पर ओपन सर्किट टेस्ट करने का मुख्य पर्पज क्या है? कॉपर लॉस कैलकुलेट करना, कोर लॉस कैलकुलेट करना, सॉरी कॉपर लॉस नहीं, कोर लॉस कैलकुलेट करना, जिसको हम लोग आयरन लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस के लिए शॉर्ट सर्किट होता है और कोर लॉस या आयरन लॉस हम बोल सकते हैं, इसके लिए ओपन सर्किट टेस्ट होता है। बकौलज रिले एक इस प्रकार की रिले है जो तेल और गैस दाब सिद्धांत पर प्रचालित होती है, यानी गैस एक्चुएटेड डिवाइस होती है। ये केवल ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन में ही लगती है, मोटर जनरेटर की प्रोटेक्शन में बकौलज रिले कभी भी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होगी? ट्रांसफार्मर केवीए में रेटेड होते हैं। किलो वोल्ट एम्पियर है। बड़े ट्रांसफार्मर वो मेगा वोल्ट एम्पियर में भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर अपरंट पावर यानी आभासी शक्ति में व्यक्त किए जाते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? जितना हो सके कम होना चाहिए। एक एम्पियर मीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज परिपथ में वाट मीटर शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि का उपयोग कर रहे हैं, पावर फैक्टर 0.5 है, 1 वाट मीटर की रीडिंग कैसी होगी? देखो, जब भी पावर फैक्टर 0.5 हो मतलब फेज एंगल 60 डिग्री होता है, ऐसे में 1 वाट मीटर तो कुल शक्ति के बराबर रीडिंग देता है, जबकि दूसरे वाट मीटर की रीडिंग 0 होती है, यानी क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। 0.5 से जैसे पावर फैक्टर नीचे आएगा तो 1 वाट मीटर की रीडिंग नेगेटिव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है? दोस्तों, 1 माइक्रोन लिख दो, या हम लोग इसको 1 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं, राइट। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होती है, ठीक है। इस -6 मीटर को आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आएंगे इसमें mm पर। देखिए, सबसे पहले हम अगर इसमें बात करें कि माइक्रोमीटर था, हम लोग अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा अपने पास 0 पॉइंट, है ना, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 आएगा, सॉरी 1 0 और होगी, तो ये बनेगा अपने पास, ठीक है। अब मीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट, तो इसके लिए फिर अपने पास बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया एक, सीधा सीधा 1000, यानी 1 मीटर जो है वो 1000 mm के बराबर है। तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? बी हो जाएगा 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस मापन के लिए कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं? वेन ब्रिज होता है इसके लिए, क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि पिरानी गेज क्या मापन करने के काम में आता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, पिरानी गेज वैक्यूम का प्रेशर मापने के लिए होता है, और मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, निर्वात जो होता है इसका प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, यानी वेरी वेरी लो प्रेशर जब हमें मेजरमेंट करना हो, इसके लिए पिरानी गेज का हम लोग उपयोग करते हैं। तो अभी हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, वेरी लो प्रेशर यानी बहुत कम दाब। अगला क्वेश्चन, भारत में सामान्यतः जनरेटिंग वोल्टेज कितनी है? 11 किलो वोल्ट है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। हाई वोल्टेज केबल जो होती है उनमें इंसुलेशन कागज़ का होता है, आप नाम से ही देख लीजिए, पेपर इंसुलेटेड, यानी जैसे अपन वो बात करें पिलकस्टा और पिलक्लेटा केबल होती है तो पेपर इंसुलेशन होता है, लेड का कवर होता है इन पे, और आर्मर्ड होती है जीआई की इनमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एन टाइप अर्धचालकों में चार्ज कैरियर कौन होता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में होल्स होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन कि किसी भी सिस्टम में एक नेगेटिव फीडबैक जोड़ने से क्या होगा? बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला, डिस्टोर्शन कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इनपुट इम्पिडेंस में कोई प्रभाव खैर नहीं डालता ये, आउटपुट घट जाती है, गेन जो होती है ये नेगेटिव फीडबैक देने से किसी भी सिस्टम की गेन कम हो जाती है, आउटपुट कम हो जाती है। याद रखिएगा, विरूपण कम करना, स्थायित्व अधिक प्रदान करना और गेन कम करना, ये 3 ऑप्शन होते हैं, कोई भी आपको पेपर में मिल जाए। अभी अपन लोग डी करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बाइट में कितनी बिट होती है? तो 1 बाइट में 8 बिट होती है और 2 निबल भी होता है, ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 बाइट का 1 निबल बनता है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक डिकेड काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं? 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं और 16 स्टेबल स्टेट अवस्था होती है इसकी ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलियन व्यंजक 1 + a + b + c को हम कैसे सरलीकृत कर सकते हैं? दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला रहता है कि जब भी हम 1 को किसी के साथ ऐड करते हैं तो सब आंसर ऐसे होता है कि 1 + a, 1 + b एंड 1 + c। और जब भी किसी संख्या को 1 के साथ ऐड करते हैं तो उसका उत्तर या रिप्लाई कितना आता है? हमेशा 1 आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस डी से लिख सकते हैं। जब भी इस वैल्यू के साथ हम इसको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू इसकी रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ट्राइंगल जो है उसमें ये एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने का, एस वाला। तो इसमें एस कैसे आता है? तो तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा कर दो, यानी a + b + c/2 जो होता है उससे हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एस भुजा का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, और वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी पूरा नाम होता है। दूसरी होती है रोम, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 4 10-10 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर समांतर क्रम में कैपेसिटी बढ़ती है, इसलिए कुल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 40 माइक्रोफेरेड की हो जाएगी। और वैद्युतिक ऊर्जा की इकाई पूछा है तो किलोवाट घंटे यानी KWH हो जाएगा। वाट पावर की होती है, किलोवाट भी पावर की है, और जूल ऊष्मा की, ऊर्जा की, कार्य की। 100 वोल्ट किसी सर्किट में अप्लाई किया गया जहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस था। पावर की गणना करनी है। देखिए पावर के लिए V²/R कर सकते हो। वोल्टेज 100 था, 100 × 100, रेजिस्टेंस 10 ओम है, पावर 1000 वाट हो गया। डी ऑप्शन करेंगे। याद रखना बी नहीं करेंगे, बी में 1000 के आगे किलो और लगा रखा है, यानी 1 मेगावाट की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है, यानी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा उसकी एस है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपना √3/4 भुजा स्क्वायर। ए ऑप्शन कर देंगे, √3/4 और भुजा की स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर ऐसा है जिसमें कलेक्टर बेस और एमिटर बेस दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में हो। देखो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में हो तो ये कहलाता है सैचुरेशन, दोनों रिवर्स में हो तो ये कहलाता है कट ऑफ। एक्टिव में एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में होता है। अगला क्वेश्चन अपन से पूछा जा रहा है कि एक एम्पलीफायर में जब पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो क्या होता है? दोलनों की संख्या बढ़ जाती है और वो एज ए ओसिलेटर वर्क करता है, एक है 2 लीटर की तरह वो कार्य करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन हीटिंग किसका दूसरा नाम है? उसे एडी करंट हीटिंग भी बोलते हैं। तापन की ये विधियाँ होती है और भंवर द्वारा तापन जो होता है वो प्रेरण पर ही आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है डाइक का उपयोग कहाँ करते हैं? ट्राइक और SCR की ट्रिगरिंग में हम इसको काम में लेते हैं, यानी ट्रिगर टू ए ट्राइक डाइक का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टर क्यों लगाते हैं? तो अवॉइड एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट, यानी उच्च स्टार्टिंग धारा से बचाव के लिए काम में लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि 6, 8 और 10 सेंटीमीटर साइड वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ऊपर के फॉर्मूला बताया था हमने एक क्वेश्चन में। अभी फॉर्मूला क्या था कि √, था S, फिर S-A, S-B और S-C, ये था फॉर्मूला। और S कैसे निकला था? A + B + C/2 करना है, यानी 6, 8 और 10 इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये आएगा अपना 24, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 12। फॉर्मूला क्या बनेगा? 12 × 12 - 6 यानी 6, 12 - 8 यानी 4, 12 - 10 यानी 2, और फिर इस पूरे का √ कर देना है। करके आप मिलान कर लीजिए, उत्तर आएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कि ओल्ड एफिशिएंसी किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में काम करती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में निकालते हैं। पूरे दिन की दक्षता कितनी थी? डिस्ट्रीब्यूशन जो गली मोहल्ले में वितरण ट्रांसफार्मर लगते हैं वो। इंडक्शन मोटर का टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, सी हो जाएगा, बहुत बार बात कर चुके हैं। वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर होती है, AC-DC दोनों पर वर्क कर सकती है। धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, इसकी पीक वैल्यू यानी शिखर मान कितना होगा? RMS से शिखर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1.2
414 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, 14.14 एम्पीयर उत्तर आ जाएगा। वर्त की परिधि 66 mm है, उसका डाया कितना होगा? वर्त की परिधि जो होती है वो पाई डी के इक्वल होती है, यानी पाई डी का मान जो है वो कितना है? 66 है। डाया कैलकुलेट करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे। पाई का मान कितना है? 22/7, 22 × 66, 7 × 21, 21 mm उसका व्यास आ जाएगा। इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है, धारा 10 एम्पियर है, स्टोरेज एनर्जी ज्ञात करनी है। कोयल में स्टोरेज एनर्जी के लिए फॉर्मूला 1/2 Li² होता है। एल है 5 मिली हेनरी, यानी 5 × 10⁻³ बटे 2 इंटू I² 10 × 10 यानी 100 होगा। ठीक है, और इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे कटेगा, -0.5 रहेगा, 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 जूल आ जाएगा। फॉर्मूला बताया है, कैलकुलेशन करके आप लोग अपने उत्तर का मिलान जरूर कीजिएगा। ऐसी इलेक्ट्रिकल मोटर जिसमें स्टेटर रोटर दोनों एक समान गति से चलते हैं तो उस मोटर का नाम सिंक्रोनस मोटर है। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि साइन का मान यदि 3/5 हो तो tan का मान कितना होगा? दोस्तों एक फॉर्मूला था मैथ में, लोकल वाले तो समझ जाएंगे, बाकियों का पता नहीं, लाल बटे कक्का बोलते थे हम इसको, और ये चलता है साइन कोस tan, यानी लंब और कर्ण जो है वो साइन है तो tan के लिए लंब और आधार हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग अगर बात करें, लंब का मान यानी ये अगर 3 है तो कर्ण 5 है तो आधार कितना आएगा? 4। अब हमें लंब बटे आधार चाहिए, यानी 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x² - 6x 8 में x का मान क्या होगा? इस बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं जिसमें जोड़ घटाई करने से तो वापस वही आ जाए, मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली संख्या के बराबर आ जाए, यानी ये बनेगा 4x और 2x। ठीक है, और इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो x का मान क्या रह जाएगा? 4 और 2, यानी डी ऑप्शन कर देंगे, ए एंड बी दोनों, क्योंकि -4 और -2 को आप जोड़ करके देखिए -6 बनेगा, और मल्टीप्लाई करके देखिए -4 को -2 से करोगे तो 8 आएगा, माइनस का निशान हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की CMRR क्या होनी चाहिए? ये जितनी हो सके हाई होनी चाहिए, यानी एज पॉसिबल एज हाई होनी चाहिए, जितना संभव हो सके। ये करंट गेन और डिफरेंशियल गेन का रेशो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, ये तो अलग ही है बिल्कुल, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने पढ़ें और आप लोग हल कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस एम्पलीफायर की दक्षता सबसे कम है? क्लास ए की होती है, 35% से लेकर 50% तक दक्षता होती है। सबसे अधिक दक्षता क्लास सी की होती है, 78% तक। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ किस बात पर निर्भर करेगा? टर्न की संख्या पर भी करेगा, फ्लक्स पर भी करेगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर और उसमें लिया गया समय। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट फिर मैथमेटिक क्वेश्चन है, अलग ही तरीके का है, आप स्क्रीन से पढ़े और हल कर सकते हैं। IGBT का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है। टेस्ला कॉइल क्या है? स्पेशल विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर है, सी ऑप्शन रहेगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है, एक टेस्ला कॉइल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का है, इसको आप लोग कीजिएगा। HRC फ्यूज सबसे उत्तम रक्षा किसके अगेंस्ट प्रदान करते हैं? पूरा नाम हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है। शॉर्ट सर्किट में सबसे बेटर यही होते हैं। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए HRC फ्यूज से बेटर कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 6 ओम और 8 ओम है, परिपथ का इम्पीडेंस कितना होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कि थोड़ा सा अधूरा है। इनमें से एक जो है ना ये रेजिस्टिव होता है, यानी रेजिस्टेंस का हमें मान दिया हुआ होता है। फिर इसके लिए जब हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं R² X² का रूट। 6 और 8 का जब कैलकुलेशन करते हैं तो उत्तर आता है 10 ओम।